Yes. ओके, तो आज हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमने आपको न्यूटन सेकंड लॉ में क्या क्या बताया था। आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है बेटा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। मोमेंटम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना होता है, वो सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने फोर्स के बारे में आपको बताया था, फोर्स की यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। तो एक बार यूनिट्स ऑफ फोर्स हम देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। तो आप सबने एक यूनिट तो पढ़ा ही है, दैट इज न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप सब जानते हो बेटा। तो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ यूनिट। वैसे तो वो तीन होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एमकेएस सिस्टम, या इसी को एक और नाम दिया जाता है एसआई सिस्टम। इसमें यूनिट होती है बेटा न्यूटन। न्यूटन किसे बोलते हैं? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं क्या? 1 न्यूटन। अब अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन करिए, तो 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, 1 न्यूटन की डेफिनेशन पता है आपको? 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का फोर्स जो होता है बेटा, वो क्या होता है? इट इज दैट फोर्स, it is that force which when applied when applied to an object of mass 1 kg will produce an acceleration of 1 meter per second square in that object, ठीक है। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई करते हो। 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर अगर आप उसको अप्लाई करते हो बेटा, तो इट विल प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर अगर आपने कुछ एक फोर्स लगाया जिससे उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, देन दैट फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन। एंड दिस 1 न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, ठीक है बेटा। क्लियर? समझ आ गया बात? दूसरी यूनिट होती है बेटा सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट इसकी होती है, सीजीएस सिस्टम में होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। एंड इन शॉर्ट, जैसे हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइन, ठीक है बेटा। 1 डाइन। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? डाइन होती है। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ यू कैन डिफाइन इट आल्सो। एक डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? 1 डाइन, तो 1 डाइन हो गया बेटा दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 ग्राम। 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, then that force will be equal to, ठीक है, then that force will be equal to 1 डाइन। क्लियर? बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक, तो एमकेएस यूनिट हो गया बेटा न्यूटन, और सीजीएस यूनिट हो गया बेटा डाइन, और दोनों की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी यूनिट्स होती हैं बेटा, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट से पहले व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड द डाइन? न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन अगर आपको निकालना है,
तो आपने क्या पढ़ा अभी, एज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पढ़ा अभी आपने। 1 न्यूटन होता है बेटा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू सीजीएस। ये क्या है, एमकेएस है, एमकेएस में मास किलोग्राम होता है बेटा, सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। तो आप इसको लिखोगे 1000 ग्राम इंटू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। भाई जो किलोग्राम था उसको ग्राम कर दिया, जो मीटर था उसको सेंटीमीटर कर दिया। तो आपको क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया 1 2 3 4 5 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 to the power 5 dyne. So what is the relation between the Newton and dyne? So 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपने समझ लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 10 to the power 5 डाइन होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन। तो एमकेएस यूनिट फोर्स की क्या हुई बेटा, न्यूटन हुई। सीजीएस यूनिट क्या हुई बेटा, डाइन हुई। 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 to the power 5 डाइन, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg. 1 dyne is that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram. ठीक है, दोनों चीजें आपकी होगी क्लियर। अब कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं, उसके बारे में भी समझ लें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, तो किसी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है ये यूनिट किसकी, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया न्यूटन और डाइन। और अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स की, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती हैं। सो द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, gravitational units of force, दो यूनिट होती है बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट्स दो होती हैं। पहला है किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं बेटा केजीएफ, ठीक है, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट बोल सकते हो आप इसको, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट भी बोल सकते हो आप इसको, किलोग्राम वेट, केजीडब्ल्यू। अब ये क्या होता है बेटा, 1 किलोग्राम वेट, ये किसके बराबर होगा, तो इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ही ग्रेविटेशनल यूनिट होता है बेटा। और 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट, इट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है बेटा वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, ग्राम फोर्स जिसको हम बोलते हैं जीएफ, ठीक है बेटा। तो 1 ग्राम फोर्स, अब ऑब्वियसली ये किसमें होगा बेटा, ये सीजीएस सिस्टम में होगा, तो ग्रेविटेशनल यूनिट इन सीजीएस सिस्टम बेटा। तो सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम फोर्स जो आएगा बेटा, 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू 980 टाइम, ओके। 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, 980 टाइम के इक्वल होगा। सो देयर आर टू ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द फोर्स, ग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स, ठीक है। किलोग्राम फोर्स हो गया, 1 किलोग्राम वेट हो गया कितना, 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम फोर्स हो गया बेटा किसके इक्वल, 980 टाइम के इक्वल। सो दीज आर द 4 यूनिट्स ऑफ द फोर्स जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए था, नाउ यू नो अबाउट दैट, ओके, गॉट इट, क्लियर बेटा, Yes, sir. ठीक है, गुड। तो इसके बाद ये यूनिट्स थी, और इसके साथ हम आपको बता रहे थे, हम आपको यहाँ पर समझा रहे थे बेटा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, वो हम आपको समझा चुके थे, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले रहे थे, बट ड्यू टू वेदर कंडीशन हमारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली अभी हो नहीं पाए हैं। वी विल डू दैट अगेन इन सम नेक्स्ट क्लासेस। आप थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टार्टिंग मैंने आपको मोमेंटम से समझा करके की। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ एक मास है,
और कुछ वेलोसिटी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है बेटा उसी को बोलते हैं मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट था उसी को क्या बोलते थे, मोमेंटम। और हमने आपको डिफाइन किया था न्यूटन के सेकंड लॉ को, कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलेगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम नहीं बदल रहा है और आप कहोगे उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम बदल रहा है, सॉरी बदल नहीं रहा है, फिर भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लगाया, तो फोर्स तो लगाया लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, 0। ठीक है ना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें नेट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो अब मोमेंटम मैंने आपको समझाया था, न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला बताया था। अब आज हम लोग बात करेंगे एक और क्वांटिटी के बारे में, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंपल्स। इंपल्स के बारे में कभी सुना है? इंपल्स के बारे में सुना है कभी, जानते हो? सर सुना है पर पता नहीं क्या होता है। अरे बेटा, इंपल्स इज द टू व्हीलर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। इंपल्स बेटा एक क्वांटिटी होती है। अच्छा, कभी ऐसा सुना आपने कि जो फील्डर्स होते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, जब वो कैच पकड़ते तो अपने हाथ को ऐसे देखा होगा पीछे ले जाते हैं, होता है ऐसा ना? यस सर। क्यों होता है? सर टाइम बढ़ाने के लिए ताकि फोर्स कम लगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बेटा ये टाइम बढ़ाने के लिए जिससे फोर्स कम लगे, तो ऐसी कौन सी चीज होती है उस मूविंग बॉल के अंदर जिसको आप कैच करने वाले हो, उस बॉल के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से अगर टाइम आप बढ़ाते हो, जिसकी वजह से अगर आप टाइम बढ़ाते हो तो फोर्स कम लगता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि फोर्स और टाइम का कुछ एक रिलेशन होता है। फोर्स और टाइम का कुछ एक रिलेशन होता है। ठीक है ना। अब वो जो फोर्स और टाइम का रिलेशन है बेटा, वही जो क्वांटिटी है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है बेटा, उसी को बोलते हैं इंपल्स। और हर मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है इंपल्स। अब देखो, इंपल्स और मोमेंटम में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इंपल्स और मोमेंटम के बीच? वो इतना कि मोमेंटम बेटा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास, मोमेंटम होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं बेटा इंपल्स। बात समझ में आ रही है? मोमेंटम तो हो गया कि किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास मास से वेलोसिटी है, आपने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम मिल गया। इंपल्स का मतलब ये होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ मोमेंटम है, कुछ मोमेंटम है। कितना मोमेंटम है, मान लो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट के पास। आप चाहते हो कि आप इसके मोमेंटम को बदल करके 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कर। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके पास कुछ मास है, तो उसके पास मोमेंटम है। हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो था उसके पास मोमेंटम इतना था और हमें मोमेंटम करना है कितना बेटा, इतना करना है। तो इन दोनों मोमेंटम का जो डिफरेंस आएगा बेटा, इन दोनों मोमेंटम का जो डिफरेंस है, जितना आप बदलना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स। उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, इंपल्स। ठीक है। जब क्रिकेटर कैच को पकड़ रहा होता है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन होता है कि पहले उसका मोमेंटम क्या है पता नहीं, लेकिन हमें उसका मोमेंटम करना है 0, मतलब बॉल को पकड़ लेना है, मूव करने से बचा लेना है। तो जितना भी मोमेंटम उस बॉल के अंदर इनिशियली था, फाइनली तो 0 हो रहा है, इनिशियली जितना मोमेंटम था वही उस बॉल का इंपल्स है बेटा। अब वो इंपल्स क्या होगा, फिक्स होगा।
मतलब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसके मोमेंटम को 10 से 5 कर देना है, मुझे इसके मोमेंटम को 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कर देना है, तो आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक बात क्रिएट कर ली कि मुझे इसका मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कम कर देना है। तो वो जितना आपको कम करना है, मोमेंटम को जितना आपको रिड्यूस करना है, वही हो गया बेटा इंपल्स। अब उस मोमेंटम को बदलने के लिए, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ यही बोलता है कि अगर मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स लगेगा, मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस मोमेंटम को बदलने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितनी देर तक लगाया। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से मोमेंटम बदल जाए, जल्दी से मतलब कम टाइम, तब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मोमेंटम थोड़ा टाइम ले ले बदलने में, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ी स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है, आप उसको सडनली रोकने की कोशिश करोगे तो बड़ी तेजी से कोलिजन होगा, बड़ी तेजी से आवाज आएगी, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसके साथ धीरे धीरे उसी के डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा करके, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तब भी तो रुक जाता है ना। मतलब जितना मोमेंटम आप बदलने की कोशिश करोगे, मतलब आप जितना मोमेंटम बदलना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, वही उस ऑब्जेक्ट का इंपल्स है बेटा। और वो जो इंपल्स है, उस इंपल्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको फोर्स लगाना होता है, एंड दैट फोर्स विल बी लार्जर इफ यू वांट टू डू दैट चेंज इन a small time interval, and that force will be smaller if you want to change that if you want to obtain that impulse in a large time, ठीक है ना बेटा। तो दो तरह से डिफाइन किया हमने मोमेंटम को, समझाया जो आपको, इसकी दो तरह की डेफिनेशन बनी बेटा। दो तरह की डेफिनेशन क्या है, एक तो आप ये बोल सकते हो कि इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इंपल्स किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। दूसरा आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इंपल्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। मान लो जैसे कि मैंने क्रिकेटर का एग्जांपल लिया ना, आई विल डू सम न्यूमेरिकल आल्सो। हम आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि इंपल्स की थोड़ी फीलिंग आ जाए आपके अंदर, इसलिए मान लो क्रिकेटर का एग्जांपल लिया था ना, एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, ये मान लो सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा है यहाँ पर, और ये बॉल जो है बेटा वो 500 ग्राम की है, हालांकि थोड़ा बहुत जाता हो क्योंकि मुझे क्रिकेट का ज्यादा आइडिया नहीं है। और उन्होंने इसको पुश किया है कुछ एक वेलोसिटी से, मान लो वो वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और यहाँ पर शाहिद अफरीदी खड़े इसको कैच करने के लिए। इस बॉल का मोमेंटम कितना है, इस बॉल का मोमेंटम कितना है बेटा, तो आप पता लगाओगे, आप लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 0.5 kg इंटू 10, तो इसका मोमेंटम हो गया बेटा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है, जिसको आप p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये बॉल इनके पास पहुंचेगी, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इसको पूरा इसका मोमेंटम क्या कर देंगे बेटा, जीरो कर देंगे, क्योंकि इन्होंने इस बॉल को पकड़ लिया अपने हाथों में, ठीक है। इन्होंने इस बॉल को पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटम क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। कितना मोमेंटम बदल गया बेटा, इसका मोमेंटम बदल गया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो शाहिद अफरीदी हमसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे यार इस बॉल के पास तो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इंपल्स था, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इंपल्स था। मतलब क्या है बेटा, यूनिट दोनों की सेम है, मोमेंटम की जो यूनिट है वही इंपल्स की भी यूनिट, ठीक है ना, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि एक क्या है मोमेंटम और एक है चेंज इन मोमेंटम। तो शाहिद अफरीदी ने जब इसको कैच किया तो उन्होंने बोला कि भाई इसके पास जो इंपल्स है वो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इंपल्स है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे आपका हाथ कितना दर्द कर रहा है, तो वो वही बता पाएंगे ना कि उन्होंने बॉल को जल्दी से पकड़ लिया था या थोड़ा टाइम लगाया। जल्दी से पकड़ा होगा तो ज्यादा दर्द कर रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर हाथ को पीछे किया होगा, थोड़े समझदार होंगे तो हाथ कम दर्द कर रहा होगा, वैसे समझदार होते नहीं ये लोग, ठीक है। खैर, बात समझ में आई, इंपल्स होता क्या है। यस सर। सर दोबारा समझा दोगे एक बार। क्यों, कहाँ थे बेटा आप। नहीं सर, सर बीच में आवाज कट रही थी आपकी थोड़ी। ओके 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 बेटा, इंपल्स के बारे में मैंने ये बताया कि इंपल्स एक क्वांटिटी है जो बताता है चेंज इन मोमेंटम को, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कितना बदलना है, कितना बदलना है, वही उसका इंपल्स होता है। और उस इंपल्स को ऑब्टेन करने के लिए,
मैंने बोला इम्पल्स को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को इतना बदलने के लिए। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक छोटा स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। मतलब एक बॉल का मोमेंटम आप बदलना चाहते हो 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर सीधे सीधे बोल दो कि इस बॉल के पास इम्पल्स है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों बातें एक ही है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है, एंड दैट इम्पल्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज के लिए क्या होगा बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो उस इम्पल्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और वो जो फोर्स आप अप्लाई करोगे वहां पर, जो फोर्स आप वहां पर अप्लाई करने जा रहे हो बेटा, वो फोर्स डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक लगाए। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है, मान लो कोई व्हील है रोटेट कर रही बड़ी तेजी से, आपको उसको रोकना है, या तो बहुत तेजी से उसको दबा दो, आपका हाथ छिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या कि आपने ज्यादा फोर्स लगाया जल्दी रोकने के चक्कर में। बाकी दूसरा तरीका क्या है, हल्का सा हाथ लगा के थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर आपको बदलना है ना बेटा, तो आपको एक फोर्स लगाना होगा, एंड दैट फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विल डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी देर तक फोर्स लगाया है। ज्यादा देर तक फोर्स लगाया है तो कम फोर्स लगाया होगा, जल्दी से खत्म करने के चक्कर में, काम को जल्दी से निपटाने के चक्कर में अगर आप रह गए होगे तो आपने ज्यादा फोर्स लगाया। बोलो समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, Yes, sir. गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर पहले 15 मिनट की सर रिकॉर्डिंग भेज देना सर, मेरा पासवर्ड गलत आ रहा था। बेटा आपकी भी आवाज कट रही, क्या बोल रहे हो? बस कुछ बोल रहे हो ना, बोलो जरा, क्या बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। पहले 15 मिनट सर मैं क्लास में नहीं था सर, रिकॉर्डिंग भेज दोगे? देखो आपकी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी, शो हो रही है, खैर चेक मत करो, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। बस ये है कि अपलोड मैं कल करूंगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से कर नहीं पा रहा था। अपलोड मैं कल करूंगा, फिर लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? यस सर। चलो बेटा, तो ये बात हो गई, ठीक है, इम्पल्स की। अब ये तो इम्पल्स की जो कहानी मैंने बताई तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी वाली, ये कहानी आपको समझाने के लिए हाउ टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, कैसे आप डिफाइन करोगे। तो अगर हम इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में समझे बेटा, फिजिक्स के लैंग्वेज में समझे, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। हमें बताया गया, न्यूटन ने बताया कि अगर आप मोमेंटम बदलोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आप मोमेंटम बदलोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहा कि मैंने इंपल्सिव फोर्स लगाया, अगर मैंने कहा क्या, अब इसका फिजिक्स के लैंग्वेज में फील लेना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपको इंपल्सिव फोर्स लगाना है, इंपल्सिव फोर्स का मतलब होता है बेटा a large amount of force in a small interval of time, a large amount of force in a small interval of time। मतलब आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इतना तो बदल देना ही है, और जल्दी से बदल देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे थोड़ी देर के लिए, स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो इस तरह का जो फोर्स होता है बेटा उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। थोड़ा सा मतलब फोर्स और इंपल्सिव फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंपल्सिव फोर्स हमेशा क्या होता है बेटा, थोड़े से टाइम के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए आता है, और ज्यादा फोर्स लगा करके उसका मोमेंटम बदल के चला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल कभी देखा हो, शायद अपने वीडियोस वगैरह में देखा हो, गांव के बच्चों के टायर घुमाते ना, वो एक छोटी सी स्टिक लेकर के फिर टायर को लेकर दौड़ते रहते। वो क्या करते हैं बेटा, टायर रोल कर रहा है ना, वो टायर के ऊपर उस स्टिक से कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते हैं, पीटते रहते हैं उसको। तो क्या हुआ, उन्होंने फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया स्मॉल इंटरवल में, तो उस टायर की स्पीड बढ़ गई, मोमेंटम बदल गया। तो उन्होंने जो फोर्स लगाया वो क्या था, इंपल्सिव। ऐसे ही अगर किसी को आपको झूला झूलाना है, आप एक जगह पे खड़े हो जाते हो, और जो झूला झूल रहा है वो आगे गया, जब पीछे आपने फिर से पुश कर दिया, वो आगे गया, पीछे आपने फिर से पुश कर दिया। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप स्मॉल इंटरवल के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, जिससे कि उसका इंपल्स बराबर बना रहे, उसका मोमेंटम बराबर बना रहे, ठीक है। तो कोई भी फोर्स जो स्मॉल इंटरवल के लिए लगे लेकिन ज्यादा अमाउंट में लगे, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा इंपल्स। बात समझ में आई?
Yes, sir. तो as I was told you in the Newton's second law, मैंने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया था कि the net external force acting on any object, net external force acting on any object is given as total F external force is given as F is equals to ma, that was the specific case बेटा जब मास कांस्टेंट होता है तब, अदरवाइज टोटल F external force जो होता है बेटा डेल्टा P बाई डेल्टा T के इक्वल होता है बेटा, यही बताया था मैंने आपको, है ना। एक कांस्टेंट आता है लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इस डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल से एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ठीक है ना बेटा। तो हियर द क्वांटिटी, हियर द क्वांटिटी एफ एक्सटर्नल into delta t is known as impulse, इसी को बोलते हैं बेटा impulse, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J वेक्टर से। impulse भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो the quantity, the product of the force and the time interval is known as the impulse। बोलो समझ में आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो यही इसकी बात थी। इम्पल्स का मतलब आपको समझ में आ गया। सो यू कैन राइट J इज इक्वल्स टू F इनटू डेल्टा T, ठीक है बेटा, which is also equal to change in momentum, means final momentum minus initial moment, ये होता है बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्स, तो आप बताओगे इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट फोर्स इज कॉल्ड द इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स क्या हुआ बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग गया स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो फोर्स हो गया इंपल्सिव फोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपल्स, तो आप बोलोगे इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स कितनी देर के लिए लगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और हमने आपसे बोला कि इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो 5 सेकंड के लिए, और बताओ इसका मोमेंटम कितना बदल गया, तो आप बताओगे 10 × 5 50 बदल गया, यही इंपल्स है बेटा। 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड के लिए लगा तो इंपल्स कितना लगा बेटा, 10 × 5 50। एंड व्हाट इज दैट इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। देयर आर फ्यू मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आल्सो, जैसे मैंने अभी क्रिकेटर की बात करी, क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है, क्योंकि बेटा इंपल्स तो उसको जीरो करना ही है, व्हाटएवर जो भी इंपल्स उसके पास था, बॉल के पास था, उसको जीरो करना ही है। तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है इट्स हिज चॉइस कि वो उसको जो है कैच करते वक्त ज्यादा फोर्स लगाना चाहता है, कम फोर्स लगाना चाहता है, मतलब अपने हाथों को सेफ रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। अगर वो सेफ रखना चाहता है तो क्या करेगा, थोड़ा अपने हाथ को पीछे तक मूव करता है, जिससे टाइम मिल जाता है, टाइम मिलने की वजह से कम फोर्स उसको लगाना पड़ता है, उसके हाथ पे चोट कम लगती है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, किसी और को कोई एग्जांपल पता है? क्यों बेटा, पता है क्या? नहीं, नहीं पता? No, sir. मान लो आप छत पर हो और अचानक से आपका नीचे कूदने का मन कर जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर मेरा अगर करता है नीचे मन। टाइल्स है, हाँ बेटा कुछ बोला क्या? अगर आप जंप लेते हो ऊपर से नीचे, ठीक है, और नीचे है टाइल्स, तो अगले ही पल आप मिलोगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन अगर नीचे सैंड होती बेटा, तो शायद घर के अंदर तेल की मालिश करवा रहे होते। मतलब क्या है, जब आप किसी सॉलिड सरफेस पर जंप करते हो ना, जंप करने का मतलब आप मूव कर रहे हो, आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, आपके पास मास भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, मतलब आपके पास मोमेंटम। और जैसे आप एक सॉलिड सरफेस पर पहुंचे बेटा, सॉलिड सरफेस की इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती नहीं है, क्या होती है इलास्टिसिटी वो बाद में डिस्कस करेंगे अगर हमारे सिलेबस में होगा तो, ठीक है। तो
क्या होता है, आप तुरंत जैसे ही सरफेस पे पहुंचे तुरंत रेस्ट में आ, तो आपके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा था और वो मोमेंटम सडनली जीरो हो गया थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पैरों पर ज्यादा फोर्स लगा और आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, ठीक है ना, टूट जाएंगी ही यार, ठीक है। लेकिन अगर आप सैंड पे गिरते हो या कीचड़ में गिरते हो तो क्या होता है बेटा, वो सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, मतलब उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपना मोमेंटम को, जो मोमेंटम बदल रहा है आपका जीरो हो रहा है, उस मोमेंटम को बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फोर्स कम लगता है, तो शायद मोच आ जाए, बस इतना ही हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पर गिरते हो तो आपको ज्यादा चोट लगती है इन कंपैरिजन टू द सैंड और द मड इन केसेस में, और उसकी वजह यही है बेटा, क्योंकि जब आप किसी सरफेस पर गिरते हो तो आपका मोमेंटम बदलता है, और आपका मोमेंटम जितनी जल्दी बदलेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। बोलो समझ आया? सर यही इम्पल्सिव फोर्स होगा? क्या बेटा? सर जो फोर्स लगेगा वो इम्पल्सिव फोर्स होगा? हाँ बेटा, इम्पल्सिव फोर्स उसको बोलते हैं जो इम्पल्सिव फोर्स वो होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होता है लेकिन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, वो इम्पल्सिव फोर्स होता है, ठीक है ना। जहां कहीं भी फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट आ जाए वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। मुझे नित्या ने एक एग्जांपल बताया, एयर बैग्स इन द कार, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल, ठीक है। एयर बैग्स जो कार में होते हैं बेटा, उसकी वजह से भी आपको इम्पल्स ही महसूस होता है, ठीक है ना। जब इम्पल्स आपके ऊपर लगता है तो आप ना चाहते हुए भी आपका मोमेंटम बदल जाएगा, अगर इम्पल्स लगा आपके ऊपर ना तो आपका मोमेंटम बदलेगा, ठीक है। बॉम्ब का एक्सप्लोजन बेटा, वहां पर भी इम्पल्स होता है, ठीक है, मोमेंटम बदलता है, इम्पल्स आता है, ठीक है। तो जहां जहां मोमेंटम बदलता है वहां पर इम्पल्स आता है। बाकी जो नॉर्मल फोर्सेस होते हैं उसको हम ज्यादा इम्पल्स की कैटेगरी में रखते नहीं है। इम्पल्स की बात केवल वहां आती है जहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्ट करता है, ठीक है ना, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो थियोरेटिकली आई होप दैट कि आपको समझ आ गया। अब इसकी यूनिट आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड एज वेल एज न्यूटन सेकंड आल्सो। इसकी एक और यूनिट होगी बेटा न्यूटन सेकंड, ये यूनिट इसकी क्या होगी बेटा, न्यूटन सेकंड, फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स की यूनिट क्या हुई, न्यूटन सेकंड भी हुआ बेटा और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हुआ। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, सारी चीजें नोट करते चलना बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है ये इम्पल्स एक्चुअल में, कब आता है। तो मान लो ये एक वॉल है बेटा, ये एक वॉल है, ठीक है। और यहां से कोई पागल आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है, क्योंकि ये काम जो करने जा रहा है वो कोई पागल आदमी ही कर सकता है। ये आ रहा है बेटा इस दीवार की तरफ, ठीक है। कितनी स्पीड से आ रहा था ये आ रहा था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड मान लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बिना ब्रेक लगाए आता ही गया। जानते हो क्या होगा, ये इससे कोलाइड कर जाएगा बेटा, जाके दीवार से टकराएगा, और टकराने के बाद फिर ये क्या होगा बेटा, आफ्टर दैट कोलिजन सर्विस सेंटर भी जाना पड़ेगा इसको, तो सर्विस सेंटर जाने के लिए पीछे की तरफ आएगा 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इधर से 15 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आया, कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद इसको जो झटका लगा उसकी वजह से 5 मीटर पर सेकंड से पीछे चला है। देखो बेटा समझ में कुछ आ रहा है, जब ये कार यहाँ से चलती हुई आ रही थी इसके पास वेलोसिटी था, कार का मास तो होता ही, नहीं तो हम हाथ में लेके घूमते, मास तो बहुत होता है इसका, मास तो पहले से ही है, वेलोसिटी भी है, ये चलते हुए आएगा और दीवार से टकरा जाएगा। तो जैसे ये दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद इसका वेलोसिटी किधर हो गया बेटा, पीछे की तरफ, पहले वेलोसिटी इधर था अब वेलोसिटी इधर हो गया, मतलब क्या हुआ बेटा, मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम बदल गया मतलब फोर्स आया, क्योंकि कोलिजन हुआ है मतलब फोर्स क्या है बेटा, स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए आया है, मतलब वहां पर क्या आया, इंपल्स आया। जब कभी भी कोलिजन होता है तो क्या आता है बेटा, इंपल्स, क्योंकि फोर्स लगता है लेकिन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अगर इस कार का मास हम आपको दे दे बेटा, इस कार का मास मान लीजिए आपको दे दिया जाए कुछ समथिंग, कितना किलो का होगा, कार यार मान हैवी तो चलो 1500 किलो मान लीजिए, 1500 किलो,
इसका मास है बेटा, ठीक है ना। और यहां पर लिखा हमने इफ कोलिजन लॉस्ट इन 0 पॉइंट, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0.1500 किलो दिया था, 1.5 ले लेते हैं, 0.15 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट वाज impulse and impulsive force, दोनों चीजें बतानी है। During the collision, what was the impulse and impulsive force? Impulse कितना है और impulsive force कितना है, ये बताना है। रविनंदिनी बेटा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay.